हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। और जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे, तो आज मैं आप लोगों के लिए विज़न आईएएस का टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन की बुकलेट लेकर आई हूँ। टेस्ट नंबर है आपका 6310 और ये टेस्ट नंबर होगा आपका 1। ठीक है, आज हम 1 करेंगे। पहला, तो जो बच्चों को इंग्लिश में देखना है वो यहाँ पे इंग्लिश में भी है, और मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगी, आंसर बताऊंगी आप लोगों को। टेस्ट सीरीज़ से आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ अगर अच्छे समझते हैं, करते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। उससे आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। एक तो आप टाइमिंग सेट कर पाओगे कि आप कितने टाइम में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, कितना जल्दी से पढ़ पा रहे हो, ऑप्शन को समझ पा रहे हो। ठीक है, एक ये चीज़ है। और सेकंड ये है कि आप लोग काउंट कर पाओगे कि आप लोगों ने 2 आवर्स में कितने क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 100 करो। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि 100 कुछ बच्चे कर पाते हैं। इसमें क्या है कि कट ऑफ भी जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1/3 कट ऑफ होती है, तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप 60, 70 के अराउंड में अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, 80 के अराउंड में भी कर रहे हैं, तो कट ऑफ लगा के आप लोगों का क्लियर हो जाता है ये एग्ज़ाम। बस कट ऑफ जो है कम होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप लोगों को क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों ने समझदारी के साथ दिया होना चाहिए कि आंसर सही दिया है मैंने इस क्वेश्चन का। आप लोगों को पूरा ट्रस्ट है अपने आप पर। ठीक है, ये होना चाहिए उसमें। और जितने भी ये जो PYQ हैं आप लोगों को अधिकतर देखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं NCERT के भी मिलेंगे आप लोगों को। और जिन बच्चों ने नहीं बनाए हैं नोट्स, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग NCERT के नोट्स बनाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो UPSC है वो NCERT पे ही है पूरा, और क्वेश्चन जो आते हैं वहीं से आते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि NCERT जो बेसिक है, बेस है पूरा UPSC का। खासकर स्पेशली मैं कहूँगी कि पॉलिटी है, और आप लोगों का ज्योग्राफी जो है वो पूरा NCERT से ही है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, और मेरे चैनल पे आप लोगों को, जो बच्चे भी नए हैं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप लोग जो है NCERT के नोट्स आप लोगों को इसमें मिलेंगे, उसको करिए, देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको हेल्प चाहिए, जो NCERT के नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, उनको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। और जो भी अगर आप लोग PDF पूरा लेना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैंने पूरा चार्जेस जो है वो पूरा डिटेल में पहले और भी अपने वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग प्लीज़ देखिएगा, शॉर्ट में भी है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है यदि वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास करता है। पहला आप लोगों का सेंटेंस ये है। सेकंड है, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। थर्ड है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है सही और गलत पर। कभी कभी गलत भी बोलते हैं वो कि गलत उत्तर चुनिए। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे 3 सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। ये सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और याद रखिएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप PYQ जरूर देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे पहले पूछा गया है केवल 2, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 2 की बात की जा रही है कि 2 सही है। सेकंड है केवल 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 दोनों की बात पूछी जा रही है कि ये दोनों सही है। थर्ड है 2 और
3, और 4 है 1, 2 और 3। यहाँ पे कि तीनों सही हैं, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। ठीक है, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। उम्मीद है आप लोग ये समझे होंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में। यहाँ पे मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ की बात की जा रही है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यहाँ पे सेंटेंस है पहला, यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि मूल संरचना सिद्धांत। ठीक है, सेकंड है, यह संविधान संशोधन करने के बाद करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। यहाँ पे सही पूछा गया है। ठीक है, सही बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को केवल एक, यानी कि केवल एक सही है। फिर है 2, यानी कि सिर्फ 2 सही है, इस तरह से पूछा जा रहा है। थर्ड में है 1 और 2, यानी कि ये दोनों सही हैं। और फोर्थ है ना तो 1 ना ही 2। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ना 1 है ना ही 2। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है इसका आंसर। यहाँ पे मूल संरचना के संदर्भ की बात की गई, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पे 2 भी दिया गया, तो यहाँ पे ये भी पूछा गया है, यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी चर्चा आई थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए। नोट्स, करंट अफेयर्स का इतना कुछ नहीं है, आप लोगों को डेली बस द हिंदू पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, अच्छे से पढ़ते रहिए, पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है ये हमसे हमारी परीक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो उसकी आप चाहें तो फ़ोटो भी खींच के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। सेकंड है, बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा। थर्ड है, बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप लोगों को स्टेट का नाम भी बताया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा सही है। यह आपको जरूर देखना है कि सही पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही पूछा गया है। तो यहाँ पे जब पूरा यहाँ पे फिक्स बता दिया गया है कि बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, थर्ड नहीं है। तो जहाँ पे आप लोगों को थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ये एक तरीके से आप लोगों को मैं ट्रिक भी बता रही हूँ साथ में। ठीक है, थर्ड नहीं है। यहाँ पे जितने भी थर्ड दिख रहे हैं ये वाले नहीं होंगे, इसको आप कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। जहाँ पे भी 3 दिख रहा है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है ऑप्शन ए। पता चल गया। इस तरीके से भी आप ट्रिक करके जो है आंसर पता लगा सकते हो। ठीक है, इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन 1 और 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा गया है, भारत पोल पोर्टल। ठीक है,
यहाँ भारत पोल पोर्टल की बात की जा रही है, जिसका उद्देश्य पारदेशीय अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों को सशक्त करना है। निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे एजेंसी का बारे में पूछा जा रहा है कि किस एजेंसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 4 नाम दिए गए हैं। पहला है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेकंड है प्रवर्तन निदेशालय, थर्ड है भारतीय वन्यजीव संस्थान और फोर्थ है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे की जा रही है भारत पोल पोर्टल की बात, तो ये ऑब्वियसली सेंटर के अंदर है, तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकार की बात की जा रही है। यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। सेकंड है, यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण कर सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सही, आप लोगों को सही कथन बताना है। ठीक है, इस पर जरूर स्पेशली मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि इसको यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है एवरी क्वेश्चन में कि वहाँ पर सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन दिए गए केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2 यानी कि दोनों सही है, और फोर्थ है ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो इसका आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। आपको याद रखना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में, यहाँ महाधिवक्ता की बात की जा रही है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, जितने भी एनसीईआरटी में भी अगर रिलेटेड है वो पढ़ना है, और एम लक्ष्मीकांत में भी। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है पॉलिटी का पूछा जा सकता है आप लोगों से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आप लोगों का सेंटेंस, भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है। सेकंड है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे ये बात की जा रही है और यहाँ पे सही पूछा जा रहा है कि ऐसा है सही। ठीक है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो यहाँ पे सही पूछा गया, तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, मतलब भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हमें सही बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, आप लोग उसको भी देखिए अच्छे से। मैं डेली आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज कराऊंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, अपना शेड्यूल अच्छे से बनाएं आप लोग, और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मंथ जल्दी जल्दी चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम करीब आने लग जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन 7। इससे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में 2-3 साल से जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है रिपीट कर रहा है यूपीएससी।
और स्पेशली अभी 2024 और 2025 के एग्ज़ाम में बहुत इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पैटर्न उसने बहुत चेंज कर दिया है अपना क्वेश्चन देने का यूपीएससी ने। तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, आप लोगों को इसी के हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने माइंड को सेट करना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ये पहला कथन दिया गया है, उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक है। सेकंड कथन है आप लोगों का, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, और यहाँ पे पूछ रहे हैं सही, ठीक है। ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। पहला है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर। सेकंड है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। थर्ड है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 जो है वो गलत है, ठीक है। और फोर्थ है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, बिल्कुल सही। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक है, खुद सोचिए आप लोग, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि कथन जो है पहला गलत है किंतु कथन 2 सही है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, वित्त आयोग से पूछा गया है ये क्वेश्चन। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कथन दिए गए हैं 3, यहाँ पे देखते हैं। पहला है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष किया जाता है, ठीक है। सेकंड है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। थर्ड है इसकी अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की ही होती है, इस तरीके से बात की जा रही है। यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है। यहाँ पूछा गया केवल एक, ठीक है, केवल 2, यानी कि यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही सेंटेंस सही है इन तीनों में से। सेकंड में बात की जा रही है केवल 2, यानी कि इनमें से 2 कथन सही हैं। कौन से 2 कथन सही हैं? इस तरीके से केवल 2 सही हैं, सभी 3 या फिर सभी 3 सही हैं या फिर कोई भी नहीं, इस तरीके से बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर होगा आप लोगों का केवल 2, यानी कि यहाँ पे 2 ये सही है, ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस, करंट अफेयर्स में आप लोगों ने नोरो वायरस के बारे में पढ़ा होगा, उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे उससे क्वेश्चन आया है, पूछा गया है यहाँ पर टेस्ट सीरीज में। नोरो वायरस के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नोरो वायरस प्रसारित होता है, यहाँ पे 3 आप लोगों को कथन दिए गए हैं। पहला है दूषित भोजन या जल के सेवन में। सेकंड है मलाशय मुख यानी कि फैकल ओरल मार्ग से। थर्ड है संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने जैसे हाथ मिलाना आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 2 सही पूछा गया है, ठीक है। सेकंड है 2 और 3, थर्ड पूछा गया है 1 और 3, और फोर्थ में पूछा गया है 1 और 2 3। क्या ये तीनों सही हैं यहाँ पर? तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कथन दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने मतलब इनमें से उपयुक्त में से कितने निर्देशक तत्वों को संविधान में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 44 संशोधन की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना। सेकंड पूछा गया है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। थर्ड पूछा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है संविधान में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इनमें से कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है केवल एक, सेकंड है केवल दो, केवल एक सेंटेंस इसमें सही है, या दो हैं, या फिर तीन है। इस तरीके से यहाँ ऑप्शन थर्ड में पूछा गया है। और फोर्थ में पूछा गया है कि कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का है इनमें से एक। ठीक है, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। ऑप्शन आप लोगों को सर ये 4 बताए गए हैं। परिपरीक्षा यानी कि रेफरेंडम, सेकंड है प्रत्याशी को वापस बुलाना, थर्ड है पहल, और फोर्थ है जनमत संग्रह। आप लोगों को सही बताना है हम यहाँ पर। ठीक है, पहला है 1, 2 और 3, थर्ड सेकंड है 2, 3 और 4। यहाँ बात की जाए 2, 3 और 4 सही है इस तरीके से। थर्ड है केवल 1 और 4, और 4 है 1, 2, 3 और 4। ये सारे सही हैं ऑब्वियसली, ऑप्शन डी, यानी कि परिपरीक्षा, प्रत्याशी को वापस बुलाना, पहल, जनमत संग्रह। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है निम्न पर विचार कीजिए। आप लोगों को पूछा जा रहा है कि कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। यहाँ पे संविधान की संघीय विशेषताओं का पूछा जा रहा है। पहला है लिखित संविधान, सेकंड है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, थर्ड है एकीकृत न्यायपालिका, फोर्थ है लचीला संविधान। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस दिए गए हैं, बता दिए मैंने आप लोगों को 4। यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों को केवल 2, यानी कि केवल 2 सही है। इस तरीके से पूछा जा रहा है कि ये विशेषता है इसकी सही। सेकंड में है 1 और 3, सी में है केवल 1 और 2, और डी में है 1, 2 और 4। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर है 1 और 2 जो है वो सही है, इसकी विशेषता है, यानी कि ऑप्शन होगा आपका सी सही। यहाँ पे इंग्लिश में है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की थी।
ठीक है, यहाँ पर 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सेकंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। थर्ड है भारत शासन अधिनियम 1919 और फोर्थ है भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 14 है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सही पूछा गया है। ठीक है, पहला है आप लोगों का सेंटेंस, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। सेकंड है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, सेकंड है केवल दो, थर्ड है दोनों, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं, और फोर्थ है ना ही एक ना ही दो। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर केवल दो, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं के समूह में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली। सेकंड है कश्मीरी, प्राकृत, असमिया और हिंदी। थर्ड है पंजाबी, प्राकृत, असमिया और बंगाली। फोर्थ है गुजराती, ओडिया, तेलुगु और कन्नड़। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सही आंसर बताना है, तो आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला ए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि, यहाँ पे सही चुनना है हमने। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। सेकंड है ये विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। थर्ड है ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। आप लोगों को सही आंसर बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट में है 1, 2 और 3, सेकंड में है 2 और 3, थर्ड में है केवल 1 और 2 और फोर्थ में पूछा गया है केवल 3। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 और 2, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से 1949 में हस्ताक्षरित संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है, नहीं है और यहाँ से सही, यानी कि नहीं है वाला आंसर हमें सही बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के गणतंत्र, सेकंड है संप्रभु, थर्ड है समाजवादी और फोर्थ है पंथ निरपेक्ष।
यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 2, सेकंड है केवल 2 और 3, थर्ड है केवल 3 और 4, फोर्थ है केवल 1 और 4। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा था कि मूल उद्देशिका में शामिल नहीं है, हमें वो बताने थे। 18 नंबर पे है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है या नहीं था, सॉरी यहाँ पूछा गया नहीं था। तब 4 ऑप्शन दिए गए आप लोगों को। पहला है JB कृपलानी, सेकंड है KM मुंशी, थर्ड है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और फोर्थ है TT कृष्णमाचारी। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि JB कृपलानी। ठीक है, ये नहीं थे। यहाँ पे इंग्लिश में है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश वाले हैं। नाइनटीन क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता यानी कि क्वाड समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से क्वाड समूह के सदस्य हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। सेकंड है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। थर्ड है भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो हमें बताना है हमें क्वाड सदस्य कौन से हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे ये नहीं था, इस वजह से गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ब्राज़ील भी नहीं है और जर्मनी भी नहीं है, और यहाँ पर आप लोगों का न्यूजीलैंड नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये 20वीं वर्षगांठ की बात की जा रही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है, सही पूछा गया है। तो सेंटेंस है आप लोगों का, पहला है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सेकंड है राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग, केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है ना तो 1 ना ही 2। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर है केवल 2, यानी कि राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21, हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क
कन्वेंशन यानी कि UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार GHG उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको अवरोही क्रम में, ठीक है। पहला है कृषि, सेकंड है अपशिष्ट, थर्ड है औद्योगिक प्रक्रियाएं, फोर्थ है ऊर्जा। यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है, कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो पहले आएगा आप लोगों का ऊर्जा, सेकंड आएगा कृषि, थर्ड आएगा औद्योगिक प्रक्रियाएं और फोर्थ पे आएगा अपशिष्ट, क्योंकि हमें अवरोही क्रम बताना है। तो इसके अनुसार आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 4 1 3 2। अब है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आप लोगों को जो है सही बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला है, संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, ये गलत होगा। सेकंड है, इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। थर्ड है, यद्यपि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा नहीं की थी, गलत होगा ये। फोर्थ है, इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया, ये भी गलत। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इस अधिनियम द्वारा वायसराय का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। किसके अनुसार? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे पूछा गया है, पहले आप लोगों को बता दिया गया है किस पे हमें विचार करना है। पहला है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 यानी कि 23, अनुच्छेद 24। यहाँ पूछा गया है उपयुक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है 1 2, मतलब कौन से दो या फिर सभी तीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी नहीं, ठीक है। 24 क्वेश्चन है आप लोगों का। प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स यानी कि GTF का गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस दिया गया है। सेकंड है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित है। तो आप लोगों को यहाँ पे सही बताना है। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से तो नहीं है, तो ये गलत है। केवल एक नहीं है, गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर इनके बीच में है बात,
लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित हैं। ऑब्वियसली तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी कि ये भी गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि ये टेस्ट सीरीज जो मैं आप लोगों को कराऊं तो आप डेली तो आप दूसरों को अगर शेयर कर रहे हैं तो उनको भी इससे हेल्प होगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को डेली जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, करंट अफेयर्स हो, एनसीईआरटी नोट्स हो या टेस्ट सीरीज हो, ताकि आप लोगों को जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, आप लोग पढ़ सकें, उसको समझ सकें, सुन सकें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है हमारा। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर सही पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, वो बताना है। पहला सेंटेंस है आप लोगों का, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सेकंड है शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण। थर्ड है विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण तो नहीं है, ऑप्शन 2 गलत है। यहाँ पे जहाँ 2 है तो वहाँ कट कर दीजिए। ये आपको बहुत अच्छी ट्रिक है, तो ऑब्वियसली आंसर आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3, ठीक है, ये सही होगा। तो ये आप लोग अच्छे से ट्रिक को समझ सकते हैं। जहाँ भी आपको पहले नेगेटिव दिख रहा है उसको कट कर दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया यानी कि सॉप स्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है, सही कथन का चुनाव करना है आपको। तो पहले सेंटेंस पढ़िए। पहला सेंटेंस है, भारत के खड़िया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में संचित है। सेकंड है, खड़िया एक कायांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये दोनों जो आपके हैं वो सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के महान्यायवादी यानी कि एजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है आपको। पहला जो है आप लोगों का सही वो है, पहला जो सेंटेंस है, इसे संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सेकंड है, भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। थर्ड है, लोकसभा भंग होने पर वह स्वतः ही त्यागपत्र देता है। ठीक है, इस तरीके से पूछा गया है। स्वतः ही त्यागपत्र तो नहीं देता है, ये गलत है आपका। अच्छा, थर्ड है वो कट कर दीजिए पहले तो। अब कंपटीशन रहा इन दो के बीच, ठीक है। इसे संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ऑब्वियसली पहला सही आ रहा है, पहला कहाँ है, यहाँ है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है, ये गलत। अब है क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का कार्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना। ठीक है, ये तो नहीं होगा। सेकंड है बम विस्फोट, विमान और जहाज़ों की हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, तो उसकी जांच किसको सौंपी गई है? तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्राइम ब्रांच का नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो ये वाला आंसर मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन बी, ये जो है क्राइम ब्रांच के अंतर्गत नहीं आता है। पढ़ लेते हैं इसको भी, थर्ड भी। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच करना। फोर्थ है अपराध के आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 29। यह बंदी द्वारा बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है, तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी कर सकता है? पहला है आप लोगों का बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है उत्प्रेषण, थर्ड है परमादेश और फोर्थ है प्रतिषेध। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जारी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 30 नंबर है हमारा क्वेश्चन का। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे। यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। पहला है प्रधानमंत्री, सेकंड है भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष, फोर्थ है लोकसभा में विपक्ष का नेता और फिफ्थ है एक विख्यात विधिवेत्ता। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है 1, 2, 3 और 5, सेकंड में है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सारे ही सही हैं, इस तरह की बात की जा रही है। थर्ड में है केवल 2 और 4 और फोर्थ में है 1, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे। ऑब्वियसली सारे शामिल होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन बी। 1, 2, 3 और 4, 5 ये पूरा सही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है हमारा 31। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। सेकंड सेंटेंस है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है।
पहले में पूछा गया है केवल एक, सेकंड है केवल दो, थर्ड है केवल एक और दो दोनों, यहाँ पे दोनों सही पूछे जा रहे हैं। फोर्थ में है ना तो एक ना ही दो, तो आंसर होगा आप लोगों का ना ही एक ना ही दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 32। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति यानी कि UNCEBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का UNCEBD का गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया है। ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है UNCEBD में 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, ये भी नहीं है। थर्ड है भारत UNCEBD का सदस्य नहीं है। ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं। UNCEBD का वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका है, नहीं। तो इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, यानी कि भारत इसका सदस्य नहीं है। 33 क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। ठीक है, सही बताना है। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सेकंड है इंद्रावती नदी इस बाघ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, सेकंड है केवल दो, थर्ड है एक और दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना ही एक दो। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, तो आप लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में सुर्खियों में रहा होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ये आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ना है अच्छे से, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। यहाँ तो मैं आंसर बता दूंगी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को उसको डिटेल में भी अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है आगे से जुड़ा हुआ और भी कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है त्रिपुरा, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है असम। यहाँ पे आपका आंसर होगा असम। ठीक है, 35 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे सही बताना है हमको। पहला सेंटेंस है मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामलों के लिए, सेकंड है सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, और थर्ड है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि FCRA के तहत धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं। आप लोगों को आंसर बताना है। यहाँ पर पहले में पूछा गया है ऑप्शन ए में 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। सेकंड में बात की जा रही है 2 और 3 की, और थर्ड में कर रहे हैं 1 और 3 की बात, और फोर्थ है यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा कोई भी नहीं। ये आंसर सही है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तीनों नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 36। वित्तीय आपात की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका सेंटेंस है
केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। सेकंड है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। थर्ड है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। यहाँ पे सही पूछा गया है, सही बताना है आपको। तो यहाँ पे पूछा गया है कि केवल एक ही जो है वो सेंटेंस सही है इन तीनों में से। फिर पूछा जा रहा है केवल 2 या 2 सेंटेंस सही हैं, सभी 3 यानी कि सभी 3 सही हैं, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर है यहाँ पे ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, ये तीनों सेंटेंस सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम लोग। टेस्ट सीरीज में जो है क्वेश्चन 100 होते हैं। सॉरी, आप लोगों को ये वीडियो बड़ा होने वाला है, थोड़ा लगेगा शायद, लेकिन 100 क्वेश्चन होते हैं और मैं फिर साथ साथ को पढ़ के बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 37 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कथन वाला ही आ गया जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे। पहला कथन है, संविधानवाद समिति सरकार से संबंधित है। सेकंड कथन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। यहाँ पे हमें सही बताना है। ठीक है, ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। सेकंड में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। फोर्थ है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, इस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप लोगों का कथन जो ये 2 है ना वो गलत है, तो इस हिसाब से आप लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब है 38, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी किया। यहाँ पे संगठन के नाम दिए गए हैं। पहला है विश्व आर्थिक मंच, सेकंड है विश्व बैंक, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और फोर्थ है इंटरपोल। आप PYQ देखेंगे या कुछ हाल ही के वर्षों के पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर PYQ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से संगठनों से पूछे गए क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं, तभी टेस्ट सीरीज में भी पूछा जा रहा है इस तरीके से। तो आप लोगों का इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 39, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, ये सभी राज्य की मनमानी कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है। सेकंड है, संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। थर्ड है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही बताना है। सेंटेंस आपको बताने हैं कि कितने सही हैं, 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा तो नहीं पूछा है कि कौन सा सही है, यहाँ पे पूछे कितने सही हैं। 1 सही है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, या 2 सही है वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, या फिर सभी 3 सही हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि इनमें से 1 सही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला देखिए फिर से रिपीट हो गया है।
पहला कथन यहाँ पे पूछा गया है, संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम के बाद जोड़ी गई थी। सेकंड पूछा गया है, उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। इसमें हमको सही बताना है, ठीक है। पहला है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की जो है वो सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और फोर्थ में पूछा गया है कथन 1 गलत है किंतु कथन जो 2 है वो सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन जो 2 है वो पहले वाले की सही व्याख्या है, ठीक है, यानी कि 1 की सही व्याख्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया गया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, आप लोग प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। पहला है मालदीव कोरल रीफ, सेकंड है बैलीज बैरियर रीफ, थर्ड है ग्रेट बैरियर रीफ और फोर्थ है न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। तो आप लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में आप लोगों को जो है सही बताना है, सही कथन बताना है। तो पहला सेंटेंस है, उद्देशिका में उल्लिखित है कि संविधान अपनी शक्ति सभा से प्राप्त करता है, ठीक है। सेकंड है, भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, ऐसा तो नहीं है, तो एक नहीं है, जहाँ पे एक है वो कट कर दीजिए। सेकंड क्या है, भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है, और यहाँ पे सिर्फ ये यूनिक स्ट्रीम वर्ड है, एकमात्र। जहाँ भी स्ट्रीम वर्ड होगा वो आंसर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो इससे आपका जो आंसर आया है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्न पर विचार करना है आपको। पहले यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। उपयुक्त में से कितने अधिनियम मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं? पहला है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, सेकंड है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, थर्ड है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, विश्व विरुद्ध क्रियाकलाप यानी कि निवारण अधिनियम 1967 यानी कि 67। पूछा जा रहा है केवल एक सही है इनमें से, केवल 2 इनमें से सही है, केवल 3 सही है या सभी चारों सही हैं, इस तरीके से बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सभी 4, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग, पढ़ना, क्योंकि बड़ा है थोड़ा, जल्दबाजी में अगर आप वहाँ रीड करोगे तो दिक्कत होगी। भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के 2 पहियों के समान हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक को दूसरे पर
पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना का हनन होगा। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में प्रतिबिंबित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। पहला है केशवानंद भारती निर्णय, सेकंड है इंदिरा साहनीवाद और थर्ड है मिनर्वा मिल्स निर्णय, फोर्थ है भीम सिंह जी निर्णय। तो इसका आंसर जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन सी, यानी कि मिनर्वा मिल्स निर्णय। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सॉरी। अब है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को अध्यार्पित कर सकता है? पूछा जा रहा है। 4 सेंटेंस हैं यहाँ पर। पहला है ऑप्शन संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा, सेकंड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत। यहाँ पे है संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित, ये नहीं होगा। थर्ड है किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना कार्यपालिका आदेश द्वारा, नहीं। फोर्थ है आधे राज्यों के विधानमंडलों से अनुमोदित संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ये भी नहीं होगा। आपका होगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 में उपबंधित किए गए थे? यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन, सेकंड है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और थर्ड है भारत के बर्मा का पृथक्करण। यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है कूट करके। पहले में ऑप्शन दिया गया 1 और 2, यानी कि 1 और 2 सही है। सेकंड में पूछा गया है 2 और 3, थर्ड में पूछा गया है 1 और 3, और फोर्थ में पूछा गया है तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 और 3, ये सही है। पहला वाला गलत है, केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन करना, ये गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 47। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? नेगेटिव पूछा जा रहा है, नहीं है, कौन सी नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्थिर सरकार, सेकंड है विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन, ये तो है। उत्तरदायी सरकार, ये नहीं है। ठीक है, फोर्थ सीमित प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे आंसर होगा आप लोगों का उत्तरदायी सरकार। अब है क्वेश्चन नंबर 48। भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, इनको पढ़िए पहले। यदि उसने भारत में कला, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की हो। सेकंड है उसे नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसे भारत में निवास करने का या भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो। थर्ड है वह देशीयकरण द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले के 12 महीनों की अवधि से पूर्व के 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास करता हो। ठीक है,
यहाँ पे बताना है आपको सही। पहला ऑप्शन है आप लोगों का, उससे पूछा गया है 1 और 2। पहले वाले में क्या था, उसने भारत में कला विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की हो, नहीं होगा, पहला गलत है। अब पहला गलत है तो यहाँ पे आप कट कर दीजिए, पहला जहाँ भी आपको दिख रहा है। अब आया 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, वह देशीयकरण द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले के 12 महीनों की अवधि से पूर्व के 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास करता हो। 3 तो सही आ रहा है, तो यहाँ भी 3, केवल 3 नहीं कर सकते, यहाँ भी 3 है तो 2 भी पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। उसे नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसे भारत में निवास करने का या भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो। ऑब्वियसली ये सही होगा, 2 और 3, तो यानी कि ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन बी आपका सही है, 2 और 3। अब है क्वेश्चन नंबर 49। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बात की जा रही है और यहाँ पे हमको आंसर सही बताना है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक सीमित कर सकता है, किसी विशेष भाग तक सीमित कर सकता है, ठीक है। सेकंड है, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पे स्ट्रीम वर्ड क्या है आप लोगों का, यहाँ पे है केवल, स्ट्रीम वर्ड आया ना, तो ये नहीं हो सकता। अब जहाँ 2 नहीं है वहाँ नहीं कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब कंपटीशन रहा इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग पर या तक सीमित कर सकता है, राइट, बिल्कुल, यानी कि पहला जो है वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूलभूत संरचना का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए आपको 4। पहला है ASR बोम्मईवाद, बी है इंदिरा साहनीवाद, सी मिनर्वा मिल्सवाद, डी कियोतो होलोहनवाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि SR बोम्मईवाद। तो यहाँ पे आप लोगों के 50 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी 50 रहते हैं, उनको हम कल करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो 1 थी हमारी, वो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका जो है कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन जो है उनको हम कल देखेंगे। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि और भी बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारी फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ थी वो थी 6310, ये हमारी फर्स्ट थी, ठीक है। और इसका हमने पार्ट 1 किया है, यानी कि 50 क्वेश्चन किए हैं, बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं और सबको मेरा बाय बाय।